तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशन स्टार्ट किया था। तो आज डायमेंशन की थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है। दो क्लासेस में हम लोगों ने डायमेंशन के कैलकुलेशन पे बात की है। दो क्लासेस में हमने जो डायमेंशन के कैलकुलेशन होते हैं उन पे बात की है, और आज हम लोग डायमेंशन के कुछ एप्लीकेशन की बात करेंगे, डायमेंशन के यूजेस की बात करेंगे और कुछ डायमेंशन निकालेंगे भी। कल जो मैंने होमवर्क दिया था कर लिया सबने? सारे आ गए? क्या नहीं आया? फोर्स, अच्छा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके। तो बेसिक डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो जिन बच्चों का छूट गया है उनके लिए आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं दोनों लेक्चर की रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है ना। तो जिन बच्चों का छूटा हुआ है मेरा नंबर लिख सकते हो आप 7234, और जिन्होंने मैसेज किया मैं उनको भेज दिया है 5751। तो दो लेक्चर हैं, जो बैकलॉग है वो कवर हो जाएगा। दो लेक्चर आज तुम रात में ही बैठ के देख सकते हो या कल की क्लास आने से पहले देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम करने वाले हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। आज हम बात करेंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या, जो डायमेंशन मैंने दी थी उसमें कोई निकलवाने की जरूरत है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बेटा क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम निकालते थे तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर आती है, पावर्स आती हैं, उन्हें हम डायमेंशन कहते हैं। जैसे आपको याद होगा कि वेलोसिटी, कुछ रिवीजन कर दो जरा मेरा, मैं भूल गया हूं। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? वो होती है LT-1। जैसे ऐसे लिखते हैं, लेंथ पे और टाइम पे डिपेंड करता है। अब लेंथ की पावर यहां बच्चों कितनी है? 1। तो लेंथ के रिस्पेक्ट में डायमेंशन क्या है? 1। टाइम की पावर कितनी है? -1। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो डायमेंशन है वो क्या है? -1 है। तो आप इस बात को समझो कि जो भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करोगे, फंडामेंटल में, तो फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर आएगी उसे हम क्या कहेंगे? डायमेंशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या थी बेटा? एक्सेलरेशन होता है LT-2। फोर्स क्या था? फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू LT-2, ठीक है। वर्क क्या था? वर्क का बताओ? mL2T-2, ठीक है ना। और बताओ मुझे एनर्जी का क्या था बेटा? एनर्जी का सेम था ना, वर्क वाला, mL2T-2, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक चार्ज का डायमेंशन क्या है बेटा? चार्ज होता है करंट होता है एम्पियर, करंट इंटू टाइम, AT, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारी डायमेंशन निकाली थी, सारी मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो जिन बच्चों का छूट गया है वो लेक्चर देख लोगे तो सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कवर कर लेना आज ही रात में, मुझे मैसेज कर देना तो मैं भेज दूंगा। तो 2-4 डायमेंशन बेटा हम और निकाल लेते हैं जो ज़रूरी हैं। जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम लोग K लिख देते हैं, कभी कभी KB भी लिख देते हैं, K बोल्ट्जमैन। अब हमने बताया था लास्ट लेक्चर में, कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला बताने के लिए
हमें उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता हो, कोई ऐसा फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्या आपको कोई ऐसा फॉर्मूला याद है जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता हो? मैं आपको याद दिलाता हूं, थर्मोडायनेमिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा था डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, मैक्सवेल ने बताया था कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी होती है वो kT/2 होता है। याद करो, एनर्जी ऑफ या मैं सीधे सीधे कहूं एवरेज एनर्जी ऑफ वन मोनो एटॉमिक आइडियल गैस मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 3/2 kT। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी होती है kT/2 और मोनो एटॉमिक के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो एनर्जी होगी 3/2 kT। अब जब भी आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन बताना हो तो सबसे सरल फॉर्मूला जो आपको याद आना चाहिए वो होता है कि K इंटू टी हमारी एनर्जी का यूनिट होता है। अगर मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दूं, टी क्या है यहां पर? टी है टेम्परेचर इन केल्विन। तो टेम्परेचर इन केल्विन है और K है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, E है हमारा एनर्जी। तो हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो बड़े आराम से बच्चों हम लोग बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे बताओ? 2/3 हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा E एनर्जी है डिवाइड बाई टेम्परेचर। T क्या है यहाँ पर? T इज द टेम्परेचर। आप समझ रहे ना? तो कंफ्यूजन ना हो तो मैं टेम्परेचर पूरा लिख देता हूँ। E हमारा क्या है? E है एनर्जी और T है हमारा, E है एनर्जी और T है टेम्परेचर। 2/3 का तो कोई डायमेंशन है नहीं। अब मुझे बताओ एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? सभी एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था। क्या होता है? mL2T-2। तो क्या लिखेंगे बेटा ऊपर? mL2T-2। ये हमारा एनर्जी का डायमेंशन है। टेम्परेचर का डायमेंशन बताइए? केल्विन। तो टेम्परेचर को K से लिखेंगे, केल्विन सिंबल यूज करेंगे। तो क्या आंसर आएगा इसका बताओ? इसका आएगा mL2T-2 K-1। तो ये हमारा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा mL2T-2 K-1। तो ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है। लिख लो फटाफट। हमने बताया था कुछ बेसिक डायमेंशन रटी होनी चाहिए, हालांकि हम लोगों ने निकाली थी सारी की सारी, बट फिर भी बेसिक वाली हमें याद होनी चाहिए। कल जिसने लेक्चर मांगा था देख लिया था? कवर कर लिया? गुड। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की फैमिली का ही एक मेंबर है गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें R का डायमेंशन निकालना है। तो बड़ा फेमस फॉर्मूला है जिसमें R आता है, कोई बताएगा? PV इज इक्वल टू, तो इसका इस्तेमाल करो और मुझे R का डायमेंशन निकाल के दिखाओ।
आर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखाओ। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर। तो सबसे पहले जिस चीज का डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, जिस चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है, उस चीज का, उससे रिलेटेड हमें कोई ना कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोई एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें, जिसमें आर आता हो। तो कोई ऐसा फॉर्मूला याद करो बेटा जिसमें आर आता है। तो गैस इक्वेशन याद है, गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन। बेटा बताओ जरा क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन अगर हमें याद आ जाए तो ये होती है PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। n यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। V क्या है बेटा, अगर मैं सबकी मीनिंग बताऊं, P क्या होता है बताओ, P क्या है। P यहाँ पे होता है प्रेशर, ओके। V क्या है बेटा, V होता है वॉल्यूम। T क्या है बेटा यहाँ पर, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। N क्या है बेटा, N है नंबर ऑफ मोल्स, और R है हमारा गैस कांस्टेंट। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमें R का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। अच्छा, प्रेशर अगर भूल गए हो तो प्रेशर क्या लिखोगे, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो प्रेशर होता है। तो जरा एक बार ट्राई करो और R का डायमेंशन निकाल के दिखाओ मुझे। बताओ सुशील बेटा। अच्छा, ये मिटा देता हूं मैं, ये कॉपी कर लिया सभी ने। बताओ बेटा, बताओ, ट्राई करो, ट्राई करो, कोशिश करो सॉल्व करने का। क्या आएगा बताओ। तो अगर हम R को लिखेंगे तो देखो R को कैसे लिखेंगे, R को लिखेंगे P इंटू वी डिवाइड बाई N इंटू टी, N इंटू टी। प्रेशर को, अगर आपका प्रेशर का फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो प्रेशर का निकाल लो, या प्रेशर को यही लिख लो। प्रेशर को भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या चाहो तो अलग से निकाल लो। देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ प्रेशर का। प्रेशर है फोर्स, फोर्स तो रटा होना चाहिए बिल्कुल। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का क्या है, mL2T-2। तो बेटा यहाँ पर L2T-2 डिवाइड बाई एरिया क्या है बेटा, ml है, l है, सॉरी ml, यहाँ पे एरिया से डिवाइड करेंगे पे क्या आंसर आएगा बेटा, ml-1T-2। तो ml⁻⁻1 T⁻⁻2, तो ये हमारा प्रेशर आएगा। आइए प्रेशर यहाँ रख देते हैं। बोलो प्रेशर का क्या आएगा बेटा, ml-1 T-2, ये प्रेशर आएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब, तो वॉल्यूम को क्या लिखेंगे बेटा, L⁻³ डिवाइड बाई N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स, तो लिखेंगे MOL, सिंबल सिर्फ MOL लिख सकते हैं। और टेम्परेचर, T मत लिख देना, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर है ये, तो केल्विन लिखेंगे। चलो क्या आंसर आएगा बोलो, L⁻⁻1 L⁻3, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे तो mL2 आएगा, T-2 आएगा, मोल या K-1 पहले लिख लेते हैं, मोल इनवर्स। अच्छा होता क्या है, कभी कभी हम लोग पर मोल के लिए इक्वेशन लिखते हैं, 1 मोल के लिए, तो यहां पर कुछ लोग PV = RT भी लिख देते हैं, PV = RT। अब मान लो आपको कोई दे दे कि 1 मोल के लिए हमने इक्वेशन लिखी PV = RT, तो R का आप डायमेंशन निकालिए, तो कई जगह कुछ लोग मोल को इग्नोर भी कर देते हैं, मोल नहीं, तो 100% एक्यूरेट लिखना है
तो आपको मोल भी लिखना चाहिए। बट ठीक है, मान लो कल को 4 ऑप्शन आए और चारों ऑप्शन में एक बिल्कुल सही हो, बस मोल किसी में ना लिखा हो, तो तुम इस चक्कर में उसको मत देखना, फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको ऑप्शन टिक करना है। फिर आप देखोगे कि नियरेस्ट कौन सा है। कई बार हम इक्वेशन को पर मोल एक्सप्रेस करते हैं, वो इस वजह से उसका आर्गुमेंट क्या देते हैं, एन हमारे नंबर ऑफ मोल, नंबर का मतलब संख्या है कि 4 मोल 5 मोल, और लोग कहते हैं भाई संख्या तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, नंबर को हम क्यों लिखें। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि मोल हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखा है, मोल भी हमारा फंडामेंटल है। और डायमेंशन क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर्स आती हैं वही तो डायमेंशन है ना। तो इसलिए जब भी ऐसे लिखेंगे तो हम मोल को कंसीडर करते हैं, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। तो ये कहना कि मोल नहीं लिखेंगे और 100% करेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। बट फिर भी मैं कहूँगा एक आध बार ऐसा सवाल आया है कि उसमें मोल नहीं था, फिर भी उन्होंने कंसीडर किया। तो अगर मोल भी होगा और बिना मोल के भी आंसर होगा तो हमें वही टिक करना है जिसमें मोल को भी मेंशन किया गया है। ये गलती होती है, एरर होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलती आपको नहीं करनी, ठीक है ना। अच्छा, एक दो क्वांटिटी बेटा मैंने और बताई थी आपको, क्या बताई थी जरा नाम लो। एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें, कोई लिख रहा था क्या, लिखना तो नहीं, किसी को बता देना मुझे। एनर्जी डेंसिटी का बताओ क्या आएगा। एनर्जी डेंसिटी हमने कैसे डिफाइन करा था, एनर्जी डेंसिटी था हमारा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब जैसे मुझे एनर्जी वैसे तो रटा होना चाहिए, एनर्जी का डायमेंशन क्या है बेटा बताओ। एनर्जी का डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ा है mL2T-2, लेकिन मैं मान लेता हूं कि तुम में से कोई भूल गया एनर्जी का, तो सबसे सरल फॉर्मूला जहां से एनर्जी का डायमेंशन निकाला जा सकता है क्या होगा। सबसे सरल फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, हाफ mv²। अगर आप भूल जाओ तो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो हाफ को बेटा हम इग्नोर कर देंगे। हाफ डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, 1/2 2, ये तो नंबर है सिंपल है ना। पाई डायमेंशन लेस है बेटा। मास का डायमेंशन क्या आएगा बेटा m, और v का क्या आएगा, वेलोसिटी याद होना चाहिए, वेलोसिटी क्या होता है LT-1 का स्क्वायर। बताओ क्या लिखेंगे बेटा आगे, m लिखेंगे, l का स्क्वायर लिखेंगे, पावर के ऊपर पावर लगी है। तो बताओ बेटा पावर के ऊपर पावर जब लगाते हैं, x की पावर a है उसके ऊपर पावर लगा रहे हैं, तो पावर का आपस में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर t की पावर बताओ क्या आएगा बेटा -2। तो अगर तुम एनर्जी का फॉर्मूला भूल गए हो डायमेंशन, तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी एक बेस्ट है जहाँ से निकाल सकते हो। या फिर वर्क एनर्जी का ही एक फॉर्म है, वर्क का यूनिट भी क्या होता है जूल, एनर्जी का यूनिट भी क्या है जूल। तो जो डायमेंशन वर्क की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, एनर्जी की होगी। तो अगर आपको वर्क की डायमेंशन पता है तो आप एनर्जी की डायमेंशन भी बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो वर्क और एनर्जी दोनों की सेम डायमेंशन है। तो मुझे बताओ एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन हम क्या लिखेंगे। अगर मुझे एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन लिखनी है तो एनर्जी की डायमेंशन क्या आएगी बताओ, mL2T-2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा बताओ, वॉल्यूम क्या आएगा L3। तो ये आ जाएगा mL-1T-2, mL-1T-2, ये हमारी एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन आ जाएगी। अच्छा, हम लोगों ने स्ट्रेस की बात भी की थी। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस कैसे डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रेस बच्चों हम लोग सिग्मा से लिखते हैं स्ट्रेस को। स्ट्रेस डिफाइन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। निकाल के दिखाओ जरा इसको फटाफट, स्ट्रेस का निकालो जरा। स्ट्रेस का क्या कर सॉल्व कर लिया, सारी कर ली, सारी आ गई।
बताओ क्या आएगा? ml-1 पक्का? फोर्स का बताओ, फोर्स का मैं भूल गया। फोर्स का है ml-t-2, ये फोर्स का है, याद होना। एरिया, एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे एरिया को? l स्क्वायर। क्या आएगा बताओ बेटा एरिया का? एरिया विल बी ml-1 t-2। ठीक है। एक चीज बताओ, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन देखो, स्ट्रेस का देखो, सेम आ रहा है ना? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो सकती है, तो आंसर है यस। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो सकती है, और जरूरी भी नहीं कि वो सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही हो। आप ऐसे नहीं कि जैसे आप वर्क ले लो, एनर्जी ले लो, ये सेम चीज है, इसलिए डायमेंशन सेम है। लेकिन स्ट्रेस अलग बात है और एनर्जी डेंसिटी अलग बात है। दोनों डायमेंशनली सेम है, लेकिन दोनों क्वांटिटी सेम चीज की नहीं है, सेम फैमिली की क्वांटिटी नहीं है। आप समझिए, एनर्जी डेंसिटी अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है, और स्ट्रेस तुम्हारा अलग है, इलास्टिसिटी में फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो हाँ, इस क्वेश्चन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर अगर आपको देना हो कि क्या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो सकती है, तो आंसर इज यस, बिल्कुल सेम हो सकती है, कोई चिंता। आपके सामने एग्जांपल है, ठीक है ना? अच्छा, स्ट्रेस स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होगा? स्ट्रेन का डायमेंशन, स्ट्रेन को डिफाइन कैसे करते हैं? स्ट्रेन सुना है कभी? स्ट्रेन जैसे मान लो बेटा ये तार है, ये वायर है, वायर, इस वायर की लंबाई L है, L। एक वायर है जिसकी लंबाई, स्प्रिंग है, वायर है, जैसे मान लीजिए तुम हो, तुम्हारी लंबाई 5.5 फीट है, तुमको पकड़ा जाए सर और पैर से और ऐसे खींच दिया है ना, या ये तुम्हारा कान है, इसको पकड़ के ऐसे खींच दिया जाए, ये कोई वायर है। अगर मैं इसमें फोर्स लगा के इसको थोड़ा सा खींच दूं, इस पे अगर मैं फोर्स लगा के, दोनों तरफ से फोर्स लगा के इसको मैं थोड़ा सा खींच दूं, इसको स्ट्रेच कर दूं मैं, तो इसकी लंबाई में कुछ चेंज होगा। मान लेते हैं डेल्टा L लंबाई बढ़ जाती है। तो स्ट्रेन कैसे डिफाइन करते हैं? जब भी किसी बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है या कंप्रेस किया जाता है तो स्ट्रेन डिफाइन होता है कैसे बच्चों? इलास्टिसिटी ताजा ताजा नीट दे के आए हो, बताओ क्या होता है? ऊपर होता है चेंज इन लेंथ और नीचे होता है लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं लीनियर स्ट्रेन की बात करूं तो बेटा ऊपर क्या आता है बताओ? डेल्टा L, नीचे क्या आता है? L, तो डेल्टा L अपॉन L आता है। ठीक है, तो मुझे बताओ, कल मैंने बताया था, परसों भी बताया था कि जो लेंथ का यूनिट होगा वही तो चेंज इन लेंथ होगा। जो लेंथ की डायमेंशन होगी वही हमारी डायमेंशन किसकी होगी? चेंज इन लेंथ की डायमेंशन होगी। तो स्ट्रेन का जो यूनिट आएगा या डायमेंशन आएगा, ऊपर चेंज इन लेंथ की डायमेंशन लेंथ, लेंथ की डायमेंशन लेंथ, खत्म हो जाएगा m0 l0 t0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेन होता है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है। तो कैसा है ये? यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है। बेटा इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को प्योर रेशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम स्केलर वेक्टर वगैरह में पढ़ेंगे। 4 तरह की फिजिकल क्वांटिटी, वैसे तो 5 होती हैं, 4 तरह की, जैसे स्केलर सुना है आपने, वेक्टर होता है, टेंसर होता है और रेशियो होता है। रेशियो उनको बोलते हैं जो सेम तरीके की फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो में डिफाइन होते हैं। जैसे आप याद करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हो बताओ? किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हो? अपवर्तनांक बोलते हैं हम लोग इसको, है ना, अपवर्तनांक।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हो बताओ मुझे। तो कैसे डिफाइन करते हो? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड डिवाइडेड बाय मीडियम में लाइट की स्पीड। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर क्या लिखा है? लाइट की स्पीड। नीचे क्या लिखा है? लाइट की स्पीड। तो स्पीड का स्पीड से ही तो रेशियो है। इस तरह से जो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होती है उसे हम प्योर रेशियो कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी यूनिट लेस होती है, डायमेंशन लेस होती है, इसलिए इस तरह की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें यूनिट की आवश्यकता भी नहीं होती, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए होती है। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, कभी 1.5 के आगे यूनिट देखा है? वाटर का 1.33 यूनिट है ही नहीं, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो। स्केलर वो होते हैं जिनमें, अब देखिए ये स्केलर से इंडिपेंडेंट नहीं, इसलिए तुमको इसको अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि जो रेशियो होगा वो स्केलर नहीं हुआ, इट कैन बी स्केलर ऑल्सो, है ना। तो जो कैटेगरी स्पेसिफिकली डिफाइन है वो स्केलर और वेक्टर है, उस पर बात हम बाद में करेंगे। तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को प्योर रेशियो कहा जाता है, जो सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होते हैं। जैसे कि रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे कि ये क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये भी डायमेंशन लेस होती है, यूनिट लेस होती है। जैसे कि हम आगे पढ़ते जाएंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है रिलेटिव, ये भी रेशियो है। रिलेटिव डेंसिटी बड़ा सरल है। रिलेटिव डेंसिटी आपने सुना होगा, किसी भी बॉडी की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो बॉडी की डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी से रेशियो लेते हैं, वाटर की डेंसिटी से। तो ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है। इसकी जब आप डायमेंशन निकालोगे तो m0 L0 T0 आएगा, डायमेंशन लेस आएगा, यूनिट लेस आएगा। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको। तो मुझे बता दो जरा म्यू का डायमेंशन क्या है? ऊपर क्या है? LT-1 भाई, स्पीड है स्पीड। नीचे क्या है? LT-1, तो म्यू का डायमेंशन आएगा m0 L0 T0। क्या आएगा? m0 L0 T0, है ना, लिख लो। इसी तरह से जो रिलेटिव डेंसिटी है ना, रिलेटिव डेंसिटी वो भी डायमेंशन लेस। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ बच्चों। रिलेटिव डेंसिटी लिखो जरा, बताओ क्या आएगा। आपको खुद से करने का प्रयास करना, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी को हम RD लिख देते हैं। ये बेटा होता है किसी बॉडी की डेंसिटी, मटेरियल की डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी, है ना। डेंसिटी ऑफ ए बॉडी या मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी का बताओ यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा? आगे क्या आएगा? देखो ये अब जैसे बॉडी की डेंसिटी हो या वाटर की डेंसिटी हो, डेंसिटी का यूनिट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। यानी जो डायमेंशन ऊपर आएगा वही डायमेंशन नीचे आएगा। सॉल्व ही नहीं करना है तुमको, सीधे सीधे लिखना है डायमेंशन लेस। क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे बताओ? तो अब देखो भ्रम कहाँ होता है? भ्रम ये होता है अब जिनको रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन नहीं याद है
उन्हें ये लगता है कि रिलेटिव लगा दिया है, कुछ है तो डेंसिटी ही। लोग क्या समझते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब डेंसिटी होगा, रिलेटिव तो का कुछ अलग मतलब होगा, तो उन्हें लगता है कि रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी ही है, तो वही टिक कर देते हैं जो डेंसिटी का डायमेंशन होता है। और डेंसिटी का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, क्या होता है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी का डायमेंशन होता है मास का हो गया बेटा m, वॉल्यूम होता है लेंथ क्यूब। तो इसको क्या लिखते हैं बताओ? डेंसिटी तो मैं पढ़ा चुका हूँ, ml-3। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ml-3 टिक करके आएंगे, और ये वही होंगे जिनको रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है यही नहीं पता है। तो ये हम लोग किस चैप्टर में? फ्लूइड मैकेनिक्स में डिफाइन करते हैं। जहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है वहाँ पर आपको रिलेटिव डेंसिटी पढ़ाई जाएगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी हो गया। ये सब मैं एक साथ क्यों करा रहा हूँ? ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है? प्योर रेशियो कहलाती है, प्योर रेशियो। अब मैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर, एप्सिलॉन आर, ये भी डायमेंशन लेस है, लेकिन ये सब मैं उसी वक्त कराऊंगा जब डिफाइन करूंगा, अभी इनकी उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो प्योर रेशियो किसे कहते हैं? अगर आप कोई पूछे आपसे कि रेशियो किन फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है, तो जिनको सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है उन्हें प्योर रेशियोज कहा जाता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जनरली उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें यूनिट की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो यूनिट लेस होती है, क्योंकि वो डायमेंशन लेस होती है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक तो मैंने और लिखी थी कैपेसिटेंस, या पहले यंग्स मॉडुलस लिख दो, ये अभी यूज होगा बार बार, यंग्स मॉडुलस। और ये आपने फेमस भी है, सुना भी है, पढ़ के भी गए होंगे, वाई से एक्सप्रेस करते हैं। क्या है डेफिनेशन यंग्स मॉडुलस की? ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और अगर स्ट्रेस भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं, स्ट्रेस होता था फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो खुद से ट्राई करो और मुझे बताओ कि यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या है। कलम चलाओ। ml माइनस, हाँ क्या? अरे मॉडुलस, ठीक है भैया, अंग्रेजी पे ध्यान ना दो, फिजिक्स पे ध्यान दो। बताओ भैया क्या आएगा? हाँ, भोले भाले बच्चों की तरह मत बैठो, एकदम बिल्कुल पावरफुल और स्ट्रेंथ के साथ। तुम में और दूसरों में अंतर है, तुम दूसरों से एक कदम आगे हो, तुम मंजिल के बहुत करीब हो। बताओ भाई क्या आएगा? स्ट्रेस हमने अभी भी निकाला, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें स्ट्रेस याद नहीं रहेगा, तो तुरंत तुम्हें क्या लिखना है? स्ट्रेस का डायमेंशन निकाल लेना, या तो यहीं रख लेना। अच्छा, स्ट्रेन याद रहेगा? स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो मुझे बताओ स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होगा? स्ट्रेन डायमेंशन लेस होती है, क्योंकि लेंथ ऊपर भी लेंथ नीचे भी, तो स्ट्रेन है m0 l0 t0। स्ट्रेस को देखो क्या लिखेंगे हम? ऐसे लिखेंगे, स्ट्रेस को लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया। और इसको तो तुम चाहे लिखो चाहे न लिखो, जब ये लिख ही लिया इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये हमारी क्या है? डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं। इसका मतलब जो स्ट्रेस की डायमेंशन होगी, जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही यंग्स मॉडुलस का यूनिट होगा। क्या सहमत हो आप लोग? जो यंग्स मॉडुलस का यूनिट होगा वही, जो स्ट्रेस का होगा वही यंग्स मॉडुलस का होगा, क्योंकि स्ट्रेन का तो यूनिट है ही नहीं, स्ट्रेन की तो डायमेंशन है ही नहीं। तो बेटा मैं इसको सीधे सीधे y का डायमेंशन इज इक्वल टू, स्ट्रेस को लिख सकता हूँ फोर्स का डायमेंशन अपॉन एरिया का डायमेंशन। फोर्स अपॉन एरिया क्या है बेटा? स्ट्रेस। और स्ट्रेन का तो है नहीं, तो उसको मैंने इग्नोर कर दिया। अगर आप लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलो, अब फोर्स तो कम से कम याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, जरा बता दो, मुझे खुशी मिलेगी थोड़ी सी। ml3 ml t-2, मेरे अलावा सबको याद है, वेरी गुड। मैं भी अब याद कर लूंगा। एक क्या हो जाएगा? l²। क्या लिखोगे?
ml-1 t-2। अच्छा, इसको देखकर मैं बताया करता था पिछली 2 क्लास कि अगर मुझे SI यूनिट लिखना हो तो क्या लिखोगे? मास, m मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास का SI यूनिट किलोग्राम, L लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका SI यूनिट मीटर की पावर -1 टाइम सेकेंड है, सेकेंड की पावर -2, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? तो इस तरह से आप यंग्स मॉडुलस को डेराइव कर लेंगे। कैपेसिटेंस भी दिया था मैंने, कैपेसिटेंस बता दो जरा क्या है। कैपेसिटेंस को हम C से एक्सप्रेस करते हैं। क्या C का फॉर्मूला याद है? C डिफाइन करते थे Q बाई, या Q बराबर CV शायद याद हो। Q क्या होता था? यहाँ चार्ज होता है, चार्ज, और V क्या होता है? अभी वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पर मैं सिर्फ पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल बताया। अच्छा, इलेक्ट्रिक बताया, मैं सुनने में गड़बड़ कर गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलो भैया इसको निकाल के दिखाओ। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं, जो निकाल चुके हैं जरा रफ में निकाल के दिखाओ। क्योंकि जिन्होंने निकाला है उन्होंने देख दाख के निकाला होगा, बिना देखे निकालो। निकाल लिया? गुड। अभी निकाला है? अभी दिखाओ। बैठो बैठो। क्यूटी, ये क्या बेटा? ये V क्या है? होश में आ जाओ, क्या नाम है? श्वेता। तो श्वेता दीदी होश में आ जाओ। V देखो हमने क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और तुमने V क्या ले लिया? वेलोसिटी। ठीक है ना? करेक्ट करो तुरंत। हाँ प्रतिभा दीदी, आया आपका सही? क्या आया बताओ? तुमने भी V को वेलोसिटी लिया है? बताओ क्या है? अब तो मुझे डाउट होने लगा है, मैं तो समझ रहा था कि एकदम पहले से बैठ जाते हैं, जो लोग करके बैठ जाते हैं। तुम लोग पता है करके बैठ जाते हो, मेरे प्रेशर पड़ता है मेरे दिमाग में, है पहले पहले करके बैठ के रफ्तार बढ़ाता हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है, पर मैं अभी रफ्तार में नहीं कुछ कराऊंगा, डोंट वरी। तो इसलिए, लेकिन आधे लोग मुझे लग रहा है गलत कर रहे। बताओ, चलो मैं लिखूंगा आंसर, बोलो। m-1 L-2 t की पावर 4 a की पावर 2, ये आ रहा है बस इतना ही। अच्छा, कितने लोगों का ये आ रहा है? आधे लोग हाथ उठा रहे हैं, बाकी लोगों का कुछ और आ रहा है, बाकी लोगों का कुछ और आ रहा है। ठीक है, अभी देखो मैं अगर वो लोग गलत कर रहे हैं जिनकी पहली क्लास है तो मुझे तनाव नहीं है जीवन में, क्योंकि उनका छूटा हुआ है, तो आप लोग मुझसे लेक्चर ले लीजिएगा जिसका भी छूटा हो। लेकिन जिन्होंने क्लास अटेंड करी है पिछली वाली, उनका गलत नहीं होना चाहिए। उनका तो मतलब समझ रहे ना, तोड़ फोड़ दिया जाएगा अगर गलत किया आपने। चलो कर लेते हैं। अब देखो, मुझे पता है कि ये निकालने के लिए तुम्हें कुछ नहीं याद है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि चार्ज का याद होना चाहिए। पोटेंशियल तो मुझे भी याद नहीं, सच बताऊं, बट चार्ज का याद होना चाहिए। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो यही फॉर्मूले रखते चले जाओ, या फिर पहले अलग से निकाल लो, चार्ज अलग निकाल लो, पोटेंशियल अलग निकाल लो, बाद में रख दो आके। क्या पसंद करोगे, यही रख दूं? चलो आओ, मुझे बताओ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम, Q बराबर IT, I बराबर Q अपॉन T, या dQ बाई dt, कुछ तो याद होगा ना। तो I बराबर Q अपॉन T है, Q इज इक्वल टू IT। पोटेंशियल को क्या लिखते हैं बताओ? W वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या याद आ रहा है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है? वर्क डन पर यूनिट मास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बात समझ रहे हैं भैया? ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे डिफाइन होती है?
फोर्स पर यूनिट मास। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये सारी की सारी जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाओगे फॉर्मूले याद होते जाएंगे। अभी तुमको दिमाग पे जोर डाल के याद करने, फिर अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ढेर सारे फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। चलो रख देते हैं इसको, चलो रख देते हैं। Q को मैं लिख दे रहा हूं I इंटू टी, आई इंटू टी। V को मैं लिख दे रहा हूं W बाई Q, और Q को मैं फिर से लिख दे रहा हूं I इंटू टी, आई टी इंटू आई टी। Q बराबर आई टी है ना W। चलो भैया बताओ, अब C का डायमेंशन लिखने की बारी आ गई। I क्या है? करंट। I इंटू आई क्या है? आई स्क्वायर। I के लिए दो सिंबल यूज कर सकते हो, कैपिटल I भी और कैपिटल A भी। I फॉर करंट, A फॉर एम्पियर। ज्यादातर इस इंटरनेशनल सिस्टम में A यूज होता है, तो हम A यूज कर लेते हैं। A की A स्क्वायर, I इंटू आई तो I स्क्वायर हो जाएगा, तो A स्क्वायर, T स्क्वायर, T स्क्वायर है ना, टाइम इंटू टाइम है ना, ये टाइम होता है, करंट इंटू टाइम, टाइम होता है बेटा, है ना। डिवाइड बाई वर्क। वर्क का बताओ क्या आएगा? वर्क का बताओ। वर्क तो याद होना चाहिए सर, वर्क भी याद नहीं आ रहा है सर, मैं क्या करूं? तो निपट जाओगे तुम, याद करो भैया वर्क। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो याद है ना सर, फोर्स भी याद नहीं है, तो भैया कुछ तो याद करना पड़ेगा ना, है ना। फोर्स है ml t माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट क्या है? l। तो वर्क क्या होगा? ml टू t माइनस टू। तो बेटा यहां पर वर्क हमने वहां साइड से निकाल लिया, वर्क का लिख दिया ml टू t माइनस टू। आओ जरा कैलकुलेशन करते हैं सामा। m ऊपर गया, ऊपर जाने से पावर का साइन चेंज होगा, तो नीचे अगर m की पावर 1 है तो ऊपर जाने पे m की पावर 1 हो जाएगी। नीचे अगर l की पावर 2 है तो ऊपर जाने पे l की पावर, तुम लोगों ने आंसर लिखाया था, गलत सलत ध्यान नहीं दिया मैंने, मिट गया। l की पावर माइनस टू, t की पावर माइनस टू ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी? माइनस टू कितनी हो जाएगी? प्लस टू। पहले एक एक करके बताओ बेटा, तुम लोग हाई फाई लोग लग रहे हो मुझे, हैं? फिर तुम्हें पता नहीं कि मैं हाई फाई हो गया तो फिर हाँ दर्द। तुम बताओ भैया, अब बताओ क्या है? m माइनस वन, l माइनस टू, T4 A2। देखा, सब गलत बताया था तुम लोग। कहाँ लिखा है? मिटा दिया क्या? हाँ, तो ये क्या यही आंसर था आप लोगों का? तो इस तरह से कैपेसिटेंस का डायमेंशन आपको निकालना। अब ये डायमेंशन का क्वेश्चन आपका उतना ही सही होगा, डायमेंशन उतना ही अच्छी होगी जितने अच्छे फॉर्मूले याद होंगे आपको। जितने अच्छे आप फॉर्मूले याद कर सकते हो, जितना तेजी से फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, उतना तेजी से आप फॉर्मूले लिखोगे और आप डायमेंशन कैलकुलेट करते जाओगे। ठीक है ना? तो इसको लिख सकते हैं जो लोग लिखने वाले हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं, जल्दी से लिख लो। तो अब हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, जो डायमेंशन के अच्छे सवाल बनते हैं वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल पे बनते हैं। कौन सा? थर्मल कंडक्टिविटी। ओके भैया, और किसी का कोई पर्सनल क्वेश्चन हो जो कल होमवर्क दिए तो पूछ सकते हो। थर्मल कंडक्टिविटी की कौन निकाल के लाया है? देखा, कोई निकाल के नहीं लाया, लेकिन दो लोग निकाल के लाए, लेकिन पूछ कोई नहीं रहा। राजा टाइप लोग हो तुम लोग। क्यों? हम मेहनत पहले दिन से शुरू होती है। जो नज़रिया और एटीट्यूड, जो विचारधारा है ना, वो तुरंत बनती है, महीने दो महीने नहीं लगते। अभी से मतलब जो कहते हैं ना, खूंखार विचारधारा बनाइए 15-16 घंटे वाली। मेहनत, दुनिया में बहुत पढ़ने वाले लोग हैं, बेरहमी से पढ़ाई कर रहे हैं, बेरहमी से। तुम पोले पोले पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। बेरहम पढ़ाई करनी। 700 से ज़्यादा नंबर पाने वाले भारतवर्ष में बहुत है इस बार। कितने आइडिया है? पूरे भारत में नीट में 700 से ज़्यादा नंबर पाने वाले लोग कितने इस बार, अंदाजा है? मेरे हिसाब से लगभग 1000 लोग हैं पूरे भारतवर्ष में। सुना है मैंने, कहीं पे बात हो रही थी मेरी। तो इसका मतलब है कि लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब 600 की गिनती नहीं होती,
600 वाले बेचारे लटक जाते हैं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट में बेरहम होना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट में स्कोर करना पड़ेगा। अब हो सकता है आगे से चूंकि हाई स्कोर होने लगता है ना जब किसी एग्जाम में बहुत, तो पेपर का लेवल भी, डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता है। अब जैसे मान हाँ 4-5 साल से तो सरल लेवल आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही। और सरल पेपर जब पूछा जाता है तो कई बार मुझे लगता है मेहनत करने वालों, पढ़ने वालों को नुकसान होता है, क्योंकि जिसको हल्का हल्का आता है उसने भी अच्छा कर लिया, और जिसने खूब सारे सवाल लगा ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, एग्जाम्पलर भी लगा रहे हैं, पूरी NCERT देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। बट ठीक है, तुम अपना काम करो। सब मेरे हिसाब से अगर नीट यहाँ तक पूछता है, एक बात फैक्ट मान लो, बहुत से लोग इसी चक्कर में लगातार लटके रहते हैं। वो कहते सर नीट इस लेवल तक पूछ रहा है, यहाँ तक जाने की ज़रूरत क्या है। ये बहुत इफेक्टिव बात है। अगर तुम्हें, मैं बता रहा हूँ, अगर नीट इस लेवल तक पूछ रहा है और तुम उसी लेवल तक जा रहे हो तो परफॉर्म इस लेवल तक करोगे। 40 सही करने वाले किसी भी सब्जेक्ट में वही होते हैं जिन्होंने नीट से 20% एडवांस लेवल तक पढ़ा है, जिन्होंने डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ऊपर अपना रखा, अपना पैरामीटर थोड़ा ऊपर रखा है, क्योंकि उनका दिमाग अच्छे से विकसित हुआ है और वो तेजी से अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, फास्ट अप्रोच करते हैं। आपने देखा कि नीट का लेवल तो ये है, मैं क्यों पढ़ूं इससे थोड़ा सा भी कठिन, 5% भी कठिन नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगे, ये तो आते ही नहीं नीट में। ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। जो मिल जाए ना वो खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। क्योंकि अगर 700 नंबर पाने वाला बच्चा चारों वो मटेरियल लगा रहा है, वो कंटेंट लगा रहा है, अच्छा कंटेंट लगा रहा है, तब 700 आ रहे हैं ना उसके। उसने 700 नंबर वाले या इवन 750 या 660 नंबर जिसके भी आए हैं, उससे आप पूछ लीजिए। बहुत से बच्चे जिनके 43 नंबर, अपने यहाँ बहुत सारे बच्चे R1 बैच में लास्ट ईयर पढ़ते थे, 43, 42, 41 नंबर, जिनके फिजिक्स में 41 सवाल सही हुए, 44 सही हुए, 43 सही हुए, इवन 38 सही हुए, 39 सही हुए। उनमें से बहुत से कुछ बच्चे थे जो मैं मना करता था फिर भी JEE मेन लगाते थे। मैं नाम नहीं लूँगा, एक बच्चा है शुभम करके, उसको तो मैंने मना किया, बोला सर आपको बताने में, आप बता देते हैं तो मैं लगा लेता हूँ। मैंने कहा भाई मैं तो बता ही दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम ये कठिन वाले मत लगाया करो, ये तो मतलब एडवांस वाले क्यों लगाते हो। उसको कीड़ा था, बोला सर आपकी असाइनमेंट पूरी लग गई है, तो मैं मुझसे लग जाते हैं JEE मेन के सवाल, तो मैं लगा लेता हूँ। तो लगा लेता हूँ तो क्या है, उसके कभी अपने आप ब्रह्मास्त्र में भी 40 से कम सही नहीं हुआ, कभी एक आध बार 39, 38 सही हुए तो हुए हूँ। तो जो व्यक्ति सब्जेक्ट में मेहनत कर रहा है, टाइम दे रहा है, उसके मार्क्स आएंगे। और जो व्यक्ति ये देख रहा है कि सर एग्जैक्ट ऐसी चीज तो कभी नीट में आई नहीं, या एग्जैक्ट ये चीज इतना कठिन, मतलब ये मेंटेलिटी लोगों ने बना रखी है। और कहां से प्रोपेगेट हुई, तो कुछ लोग क्या है ना कि जैसे देखो हर लोग अलग अलग तरह के होते हैं, तो कई बार क्या है कुछ टीचर्स से वो प्रोपेगेट हो जाता है। जैसे कुछ टीचर्स क्या होता है मैं बताता हूं तुम्हें, वो सिर्फ आपको वो पढ़ाएंगे जो आपको अच्छा लगे, मीठा लगे, वो दवाई देंगे जो शरबत जैसी मीठी हो, हा पीते ही आनंद आ जाए, अरे मजा आ गया भाई, मजा आ गया। लेकिन वो दवाई आपकी 2 महीने बाद किडनी, 3 महीने बाद लीवर, सब समझ रहे हैं ना, सारे बॉडी के ऑर्गन आपके ले जाएगी। और जो सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा है वो आपको दर्द देगा, वो आपको दुख देगा, आंसू देगा आपको, उसकी चीजें बीच बीच में कठिन लगेंगी, क्योंकि उसे तो लग रहा है कि भारतवर्ष में जहां से पहली रैंक आ रही वो लोग पढ़ा रहे हैं अपनी कोचिंग में, तो मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाऊं, क्यों ना पढ़ाऊं मैं अपने बच्चों को। तो वो अगर असाइनमेंट बनाएगा तो 10 सवाल कठिन भी होंगे उसमें। तो तुम्हें दवाई कड़वी लगेगी, लेकिन वो दवाई कड़वी लॉन्ग टर्म में तुम्हारी बॉडी टनाटन, सारे ऑर्गन एकदम राइट। जब तुम स्कोर करोगे और पेपर में अच्छा करोगे तब तुम्हें उस दवाई का एहसास होगा कि तुमने अच्छी दवाई ली। और एक्चुअली तुम्हारी कमी नहीं है, हम भी वैसे ही हैं, सभी इंसान वैसा होता है। उसको जो शुरू में फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, जहां मीठा महसूस होता है, वहीं वो मधुमक्खी की तरह लोग जहां सरल कंटेंट होता है उन्हें लगता है अरे ये नीट लेवल है सरल। और ये जो धारणा प्रोपेगेट हुई है ये कुछ टीचर से ही प्रोपेगेट हुई है कि जहां पर सिलेक्शन वाला कंटेंट ही नहीं चल रहा है, उन्हें पता है कि ये सिलेक्शन, इससे वो जानते हैं बहुत अच्छे से, वो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, उन्हें पता है
कि इस कंटेंट से 40 सवाल कभी सही नहीं होंगे, पर उनका टारगेट ही वे नहीं है। और जितने भी भारतवर्ष में ऑनेस्ट टीचर हैं वो तुम्हें नीट का कंटेंट पढ़ा रहे हैं, तुम्हें मेंस लेवल तक, जेई मेन लेवल तक पढ़ाएंगे, तुम्हें जेई मेन लेवल तक वो पढ़ाएंगे। और अगर फिजिक्स को जेई मेन लेवल तक पढ़ाया जाएगा तो बीच बीच में दर्द होगा। एक आध 10 चीजें पढ़ाई जाएंगी तो 2 चीजें कठिन लगेंगी। अगर आप भागते रहे तो मैं लिख के दे सकता हूं, जब तक भागोगे तब तक सिलेक्ट नहीं होगे। मैं लिख के दे सकता हूं, स्टैंप पे लिख के दे दूंगा, जब तक सरल पढ़ते रहोगे तब तक सिलेक्ट नहीं होगे। ये जो मेंटल सरल पढ़ना है, आप समझिए ना कि नीट में वही पढ़ना है जो समझ में आ जाए। अरे चीज कठिन होती है, उसको समझने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैथमेटिकल चीज है, बायो के बच्चों के लिए कठिन हो सकती है फिजिक्स, उसका तरीका है कि आप उसको 3 बार रिवाइज करोगे घर पे। कोई चीज कठिन तब तक लगती है अगर आप उसके 20 सवाल लगा लो, एक ही फॉर्मूले के 20 सवाल लगा लो, उसकी ऐसी तैसी कठिन लग नहीं सकता। अप्रोच में गड़बड़ी है हमारे, विचारधारा में कमी हमारे, इसलिए हमको समय कभी कभी ज्यादा लग जाता है। और जब हमें 1-2 साल हमारे गड़बड़ हो जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि नहीं, बच नहीं सकते तुम। ये नहीं सोच सकते कि फिजिक्स में नहीं स्कोर करेंगे हम सेलेक्ट हो जाएंगे, इम्पॉसिबल है। मेरे पास जो भी लोग, जितने लोग लास्ट ईयर पढ़ते थे R1 बैच में या जो भी R2 बैच में, जानते हैं कि मैं एकदम 0 से शुरू करूंगा, लेकिन खत्म वहीं करूंगा जहां भारतवर्ष की किसी भी कोचिंग में जहां तक पढ़ाया जा सकता वहां तक पढ़ाऊंगा। बीच बीच में दर्द भी दूंगा, बीच बीच में 1-2 चीजें कठिन भी लगेंगी, मीठा एहसास कराने के लिए बैठाऊंगी सिलेक्शन के लिए। लेकिन जब तुम पेपर देने बैठोगे तो तुम्हें ये पता लगेगा कि अपने नोट्स खोल के देखोगे कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट तुमको कवर किए गए हैं। तुम परफॉर्म कितना कर पाए ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने कितनी मेहनत करी है। लेकिन जो कंटेंट तुम्हें क्लास में दिया जाएगा वो पूरा होगा, परफेक्ट होगा। सब कुछ पढ़ा देता हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा कुछ, मेरे पढ़ाने के बाद तुम्हें किताबों की जरूरत महसूस नहीं होगी बिल्कुल भी। तो पूरे समर्पण और भरोसे के साथ पढ़ सकते हो, लेकिन अप्रोच को बदलने की जरूरत है। डिस्ट्रक्टिव अप्रोच लाओ, डिफेंसिव नहीं। डिफेंसिव अप्रोच से अब जमाना चला गया, वो राहुल द्रविड़ वाला जमाना नहीं है अब कि डिफेंस सिंगल डबल, डर गए, अरे बाउंसर आ गई, फिजिक्स की बॉल आई, बाउंसर आई, बायोलॉजी वाली बॉल आई, छक्का मार दिया। तो फिजिक्स वाले बाउंसर पे भी हुक शॉट मारेंगे, शॉट इनोवेट करेंगे कि कैसे शॉट करना है। उसके लिए रेगुलर क्लास, प्रैक्टिस, खूब सारे सवाल लगाओ, जो कठिन लगे उससे ज्यादा सवाल। दुनिया भर में इतने मोटिवेशनल वीडियो हम लोग देखते हैं, हमसे क्या कहा जाता है कि जो कठिन लगता है, कार चलाना नहीं आता है तो कार कैसे चलाता है इंसान, प्रैक्टिस ही तो करता है। कि बस सोचता रहे है कार चलाना कितना कठिन है, सिर्फ सोचता रहे तो कभी कार चलाना नहीं सीखेगा। अगर मुझे कोई खाई को जंप करना है, मैं 4 फीट छलांग लगा सकता हूं, 6 फीट की खाई है, तो लोग क्या कहेंगे, लगाओ छलांग, गिरोगे ना 10 बार उसी के अंदर गिरोगे, एक बार 4 फीट, फिर 4.5 फीट। लेकिन सोचो, अगर तुम सिर्फ सोच लो कि ये कठिन है और ये कर नहीं पाओगे, ट्राई नहीं करोगे तो कर ही नहीं पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज टफ लग रही है उसको ज्यादा पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो, 3-4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, अपने आप सरल हो जाएगी, कर ले जाओगे। तुम्हें लगेगा पहली बार में कठिन लग रही थी, बट इट इज वेरी मच डूएबल, ये बहुत आसानी से की जा सकती है, एंड इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट जो हम समझ रहे थे। इसलिए फिजिक्स में, चूंकि मैं फिजिक्स की बात करूंगा, फिजिक्स को कठिन या हवा बनाने की जरूरत नहीं है। और यह भी बिल्कुल नहीं करना है कि नहीं, केमिस्ट्री पोरवाल सर ने 3 एक्स्ट्रा सवाल लगा दिए, तुमने कहा यार पोरवाल सर ने ज़्यादा हाई लेवल बता दिया, मतलब चूंकि वो भी लेवल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तुमसे, वो भी तुमको बिल्कुल लेकिन तुम जब जेई मेन का पेपर देखोगे, अगर तुम नीट के बच्चे हो तो लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे थे, वो सब पेपर कर लेंगे वो केमिस्ट्री का। तो कोई भी टीचर होगा, अगर उसे 45, उसका टारगेट ये है कि अगर कोई अच्छा बच्चा मेहनती है, वो 45 में 45 सही करना चाह रहा है, तो 45 में 45 लायक पढ़ाया गया। अब जिस बच्चे ने फिजिक्स में 45 सही किया, अगले दिन आया, बताया सर हो गया, आधा घंटे पहले पेपर करके बैठ गया, लोगों के पास टाइम नहीं बचते। उसको फिजिक्स सबसे अच्छा था, उस सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट फिजिक्स में आता था उसके बायो में 2-4 सवाल उसको नहीं आए, उसने छोड़ दिए, खत्म, 650 का काम हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है। तो 45 में 45 इसलिए कर पाए क्योंकि उसको उस तरह का कंटेंट मिला, और प्लस उसने उतनी मेहनत भी की। केमिस्ट्री में काफ़ी बच्चों ने 45 में 45 लास्ट ईयर किए सही, कुछ बच्चों से मेरी बात हुई,
क्योंकि वो कंटेंट उन्हें पढ़ाया गया, सारे हर तरह के क्वेश्चन वो मिले। तो इसलिए आपको नीट से 10% ऊपर लेके अपने कंटेंट को चलना है। 650 अगर उम्मीद करते हो कि यार तो 700 का टारगेट बनाओ, 650 के टारगेट से 700 नंबर नहीं, 650 नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। इसलिए टारगेट छोटा, सोचते ही छोटा हो, मांगना ही है कुछ, अगर टारगेट बनाना है तो बड़ा बनाना है। हमेशा ध्यान रखो, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी। मैं देखो जो जेन्युइन बात है, जो सही है, मेरा जितने लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं फर्जी बातें नहीं करता। जितनी बात करूंगा ऑनेस्टी से करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, सही करूंगा। आज नहीं तो कल सही समझ में आती है मेरी बात, जल्दी समझ में नहीं आती लोगों को, है ना, क्योंकि लोगों के पास दिमाग बहुत है आजकल, अपने हिसाब से चलते हैं। लोगों ने लगता है अरे ज्ञान दे रहे, इससे ज़्यादा ज्ञान तो मेरे पास है, थोड़ा बहुत हमसे भी ले सकते हैं ना। चलिए खैर, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं। होमोजेनिटी प्रिंसिपल, अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी बताना था मुझे, चलो हेडिंग डाल दी, पर मैं थर्मल कंडक्टिविटी बता दूंगा। क्या कर रहा है बोर्ड। होमोजेनिटी प्रिंसिपल, चलो थर्मल कंडक्टिविटी साइड से बता देता हूं मैं बच्चों। थर्मल कंडक्टिविटी को भी K से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी को भी K से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी आती हो तो मैं आपसे कहूंगा कि आप याद करिए, हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला आता है, न्यूटन्स लॉ का आता है एक फॉर्मूला, हीट ट्रांसफर। जब हीट कंडक्शन होता है, जब हीट कंडक्शन होता है, आपको याद होगा कि जैसे एक रॉड है बेटा, रॉड, एक तरफ का टेम्परेचर T1 है, T1 या θ1 मान सकते हो, एक तरफ का टेम्परेचर T2 है, तो हाई टेम्परेचर से हीट फ्लो होती है लो टेम्परेचर वाली साइड। और न्यूटन साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि प्रति सेकेंड कितनी हीट फ्लो होगी, इसे बोलते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो। क्या बोलते हैं बेटा? रेट ऑफ हीट फ्लो। तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो क्या होता है? हीट फ्लोन पर सेकेंड। तो मैं dQ/dt नहीं लिखूंगा, अभी रफली लिखूंगा कितनी हीट फ्लो हुई, कितना समय लगा। तो T टाइम में अगर Q हीट फ्लो हुई है तो Q/T जो होता है, इट इज कॉल्ड रेट ऑफ हीट फ्लो, मतलब प्रति सेकेंड कितनी हीट फ्लो हुई है, तो Q/T की बात कर रहे हैं हम। इसका फॉर्मूला होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, या KA, और टेम्परेचर डिफरेंस होता है डेल्टा T, T1 माइनस T2, तो मैं डेल्टा T लिख देता हूं, डिवाइड बाई इसकी लंबाई होती है L। ठीक है, KA डेल्टा T बाई, या इसको जब जिस तरह से लोग रटते हैं, मुझे याद है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस याद करते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस होता है L/K, है ना। बट ठीक है, अगर आपको टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस याद है तो भी कोई बात नहीं, और आपको इस तरह से याद है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर में हमें मिलता है। यहाँ पर Q बेटा हीट है, Q हमारी हीट है बेटा, T हमारा टाइम है, K थर्मल कंडक्टिविटी है, K इज थर्मल कंडक्टिविटी, A बेटा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस, एंड L इज द लेंथ। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं K को एक तरफ कर लेता हूं, दिस K इज इक्वल टू, देखो Q इंटू L आएगा, नीचे क्या आएगा? टाइम, एरिया और चेंज इन टेम्परेचर। हीट का डायमेंशन क्या आएगा बेटा? हीट एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का, तो एनर्जी बोलेंगे mL2T-2, ये एनर्जी हो गया बेटा। ये लेंथ हो जाएगा, लेंथ L लिख देते हैं। टाइम होगा, टाइम को कैपिटल T लिख देते हैं। ए एरिया है, एम्पियर ना समझना, ए एरिया है, ए इज द एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया को क्या लिखेंगे बेटा? L², और टेम्परेचर चेंज को क्या लिखेंगे? केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर को हम SI में केल्विन में लिखते हैं। सबको ऊपर ले जाओ, बताओ क्या आंसर आएगा? तो ये आएगा, M रहेगा L की पावर 2 इधर, 2 इधर, क्या ML, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
केवल एक L बचेगा। T ऊपर जाएगा तो T -2 और ये ऊपर जाएगा तो T -1। -2 और -1 क्या हो जाएगा? क्या मैं यही लिख दूं? T की पावर क्या बन जाएगा बेटा? -3 और मुझे लगता है K की पावर -1। ये हमारा थर्मल, ये K थर्मल कंडक्टिविटी, ये K केल्विन है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये हमारी थर्मल, सारा का सारा खेल होता है कि आपको कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला याद हो जिसमें वो चीज यूज होती है, जिसमें वो चीज आपकी आ रही है, जिसमें वो चीज आपकी आ रही है। अब ये जो टॉपिक है होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायमेंशन में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाने से पहले मैं आपसे तीन छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, बहुत छोटे छोटे, कि बेटा अगर मैं 10 किलोग्राम में 30 किलोग्राम जोड़ दूं तो आंसर कितना आएगा? 40 किलोग्राम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। 40 किलोग्राम आएगा। अगर मैं 50 जूल में 30 जूल घटा दूं कितना आएगा? सोच समझ के बताना। 20 जूल आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, 20 जूल। लेकिन अगर मैं 50 किलोग्राम में 30 जूल जोड़ दूं तो आंसर कितना आएगा? नहीं आएगा? कुछ तो आ रहा होगा, बताओ भैया। 50 किलोग्राम में अगर 30 जूल जोड़ दिया जाए तो क्या आंसर आएगा सांबा? क्या 80 किलोग्राम आएगा या 80 जूल आएगा या 80 किलोग्राम जूल आएगा? क्यों साहिल बेटा, क्या लग रहा है? कुछ तो आना चाहिए। क्या कहोगे इसके बारे में? चलो जोड़ नहीं पा रहे, हाँ अलग अलग प्रजाति की दोनों क्वांटिटी कह रहे हैं, चलो ठीक, कोई नहीं कोई नहीं, इसको जोड़ो। अच्छा, 20 घंटों में अगर हम 10 मीटर घटाना चाहें, कुछ तो घटा दो, नहीं घटा सकते? अच्छा, यही होमोजेनिटी प्रिंसिपल है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा जा सकता है या सीधे सीधे घटाया जा सकता है जिनके यूनिट सेम हो, जिनकी डायमेंशन सेम हो। अगर हम ऐसी दो क्वांटिटी को जोड़ने का प्रयास करेंगे जिनका यूनिट अलग अलग है, जिनके डायमेंशन अलग अलग हैं, तो ये फिजिक्स में वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड स्टेटमेंट है, ये इररेलेवेंट स्टेटमेंट है, ये नॉनसेंस स्टेटमेंट है। मतलब ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा करना फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है बेटा कि अगर हम दो चीजों को डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं या दो चीजों को डायरेक्ट घटा रहे हैं या दो चीजों को इक्वल कर रहे हैं, जैसे बेटा अगर मैं कहूं 10 मीटर पर सेकेंड और इधर लिख दूं 10 न्यूटन, हैं दोनों 10 ही, पर क्या ये दोनों बराबर लिखे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिखे जा सकते, सरासर गलत है। भले ही दोनों 10 हैं पर दोनों बराबर सेम 10 नहीं है, फिजिक्स में दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट नहीं करें। तो क्या कहता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल? तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल बेटा ये कहता है कि अगर हम दो चीजों को डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं तो ऐसा करना तभी फिजिक्स में सही है या पॉसिबल है जब दोनों के यूनिट सेम हो। यदि हम दो चीजों को बेटा घटा रहे हैं तो ऐसा करना तभी सही है, तभी पॉसिबल है जब दो के यूनिट सेम हो। और या हम दो चीजों को इक्वल लिख रहे हैं तो भी उनके यूनिट या डायमेंशन जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए।
होमोजीनियस का मतलब ही यही होता है, एक जैसा, है ना, एक समान, ठीक है। तो क्या कहेंगे, तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आप मेरे साथ लिख लें बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वी कैन डायरेक्टली ऐड, we can directly add or subtract, we can directly add or subtract or equate to quantities whose unit and dimensions are identical और सेम, जो भी लिखना चाहो बेटा। ऐसी दो चीज़ों को जोड़ सकते हैं, ऐसी दो चीज़ों को बच्चा मेरे घटा सकते हैं या इक्वल कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम। तो मान लो बेटा किसी भी फॉर्मूले में, फिजिक्स में ऐसे लिखा हो a प्लस बी, तो इसका मतलब है जो a का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, जो a का यूनिट होगा वही b का होगा, और वही a प्लस बी पूरे का भी होगा। सर ये क्या बता रहे हो? अरे बड़ा सरल है, 10 kg प्लस 20 kg कितना आता है? 30 kg ही तो आता है। यानी जब आप दो चीजों को जोड़ ही दे रहे हो तो पहली बात तो यह कि दोनों kg होने चाहिए, नहीं तो जुड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात, जब जुड़ जाएगा तो जो आंसर आएगा वो उसमें भी तो kg आएगा। यानी अगर कहीं फिजिक्स में a प्लस बी लिखा है तो जो यूनिट a की होगी वही b की होगी, और a प्लस बी करने से जो आंसर आएगा उसकी यूनिट भी तो वही होगी जो इंडिविजुअल की होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो a का डायमेंशन होगा वही b का होगा, वही a प्लस बी पूरे का होगा। और a प्लस बी किसके बराबर है? x के बराबर है। तो अगर a प्लस बी का वही है तो x का भी तो वही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यानी इस इक्वेशन में जो यूनिट x का है वही a का है, वही b का है। जितनी चीजें प्लस माइनस में लिखी हैं सभी का यूनिट सेम होना चाहिए। इसी को होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। एक समान होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए यूनिट हमारा। तो कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो आप। जैसे मैं आपसे कहूं भैया a प्लस बी माइनस सी है, मान लो ये 10 जूल है, a 10 जूल है, b 20 जूल है और c 5 जूल है। तो देखो a का, b का, c का तीनों का यूनिट सेम है। अच्छा a प्लस बी अकेले कर ले, बताओ कितना आएगा ये? a प्लस बी कितना आएगा? 30 जूल। मतलब जो a का है वही b का यूनिट है, वही a प्लस बी का। अच्छा b माइनस सी देखो, b माइनस सी कितना आएगा? 15 जूल। यूनिट सेम आ रहा है कि नहीं? अब पूरे का बताओ, पूरे का 10 20 30 25 जूल ही तो आएगा। यानी अगर बेटा मैंने ऐसे लिखा, एग्जाम्पल समझिए बेटा, एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे लिखा y इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, माइनस लिख देता हूं, चलो माइनस डी। इसका मतलब जो डायमेंशन a का होगा वही b का होगा, वही c का होगा, वही d का होगा। समझना बात, वही होगा a प्लस बी का भी, केवल इतना ले ले तो भी वही होगा। वही होगा a प्लस बी माइनस सी का, और वही उस पूरे का भी होगा a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। और वही ऑफ कोर्स किसका हो जाएगा? y का। y इसके बराबर है तो सेम चीज हो जाएगी, y के बराबर भी हो जाएगा, सेम y के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी टर्म प्लस माइनस में लिखे हैं, इक्वल में लिखे हैं, उन सब का डायमेंशन जो होगा, यूनिट जो होगा वो 100% सेम होगा, 100% सेम होगा। यही होमोजेनिटी प्रिंसिपल है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है दो चीजों को जोड़ रहे हो तो डायमेंशन सेम होगा, दो चीजों को घटा रहे हो तो डायमेंशन सेम होगा, और घटाने पे जो ओवरऑल आएगा उसका डायमेंशन भी वही होगा।
और अगर दो चीज़ों को इक्वल लिखा हुआ है तो भी उनका फिजिक्स में यूनिट और डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं वेलोसिटी इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस C/T, तो इस इक्वेशन में अगर मैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल लिखना चाहूं, अभी मैं सवाल सॉल्व नहीं करा रहा हूं, अभी कराऊंगा, क्या मुझे बता सकते हो कौन किसका किसका डायमेंशन सेम होना चाहिए? जो अच्छा A का नहीं बता सकते आप, A से B को थोड़े ना जोड़ रहे हो आप, इसमें ये जोड़ रहे हो ये, तो किसका किसका सेम होगा? AT का किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? और किसके बराबर होगा? और किसके बराबर होगा? वेलोसिटी के। बताओ होगा कि नहीं होगा? तो जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, वही इसका डायमेंशन होगा, वही इस पूरे का भी होगा, और वही वेलोसिटी का होगा। क्या होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा है, इतनी बात समझ में आ गई? लिख लो, फिर हम सवाल करते हैं। लिख लो सारी बात। कोई डाउट है मन में तो आप पूछ सकते हैं। तो तीन जगह होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगेगा, प्लस अगर दो चीजें ऐड हो रही हैं तो सेम यूनिट सेम डायमेंशन। दो चीजें सीधे सीधे माइनस हो रही हैं, सीधे सीधे A माइनस B सीधे सीधे माइनस हो रही हैं तो सेम यूनिट सेम डायमेंशन। इक्वल लिखी हुई है, A बराबर B लिखा हुआ है, कुछ भी दो चीजें बराबर लिखी हुई हैं तो भी फिजिक्स की इक्वेशन में अगर लिखा है तो सेम यूनिट सेम डायमेंशन। ठीक है ना? तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल जो लगता है वो तीन जगह अप्लाई होता है, तीन चीजों में लगता है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डायमेंशन, कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड में कोई समस्या नहीं। तुम देखो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हो कि नहीं? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हो, स्पीड आती, लेकिन डिस्टेंस को टाइम से जोड़ नहीं सकते। समझ रहे हैं कि नहीं? तो डिवीजन वैलिड है डिफरेंट यूनिट वाली चीजों में, गुणा भी वैलिड। जैसे जैसे वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट अलग है, मल्टीप्लाई तो कर रहे हो ना, पूरी फिजिक्स ही फेल हो जाएगी अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लगा दोगे, है ना? जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, इक्वल नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई कर सकते हो डिफरेंट टाइम, वहां होमोजेनिटी नहीं लगाते। डिवाइड कर सकते हो, है ना, वहां होमोजेनिटी नहीं लगेगा। ओके, लिख लिया सबने? चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो वेलोसिटी एक बॉडी की लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय बेटा वेलोसिटी का फंक्शन है AT² प्लस BX³ प्लस C/T प्लस T। माइनस कर देते हैं, चलो यहाँ। फाइंड आउट
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी सी डी जो है ना, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। मैंने कल बताया था ना, कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं, कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं। कौन बताएगा दो प्रकार? कौन कौन से? एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जिनकी डायमेंशन नहीं होती, 1 2 3 4 पाई लॉग, है ना, ये सब डायमेंशन लेस। और डायमेंशनल कांस्टेंट वो जिनकी डायमेंशन होती है, जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट हमने होमवर्क में दिया था, E बराबर एच न्यू, याद है ना, E बराबर एच न्यू। E एनर्जी है, ml2 t-2, और ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। इसको डिवाइड मारोगे तो आएगा, है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, पर इसका यूनिट होता है, डायमेंशन होती है, तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो इसी प्रकार कई बार बच्चे मुझसे कहने लगते हैं, सर ए बी सी डी अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होता है, पर ये वो कांस्टेंट है जिनकी यूनिट है, जिनकी डायमेंशन है, पर है ये कांस्टेंट। ओके, तो ए बी सी डी का डायमेंशन बेटा हमको चाहिए, साथ साथ करेंगे बेटा। यहां पर x रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, मैं बता देता हूं, t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, और v रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारे नीट में पूछा जाता है, जिसमें हमें इक्वेशन दी जाती है और हमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल बेटा लगाना होता है, और हमें डायमेंशनल कांस्टेंट्स के डायमेंशन निकालने होते हैं। तो बेटा यहां पर सबसे पहले मुझे होमोजेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर किसकी किसकी डायमेंशन सेम होगी, बस ये बताओ पहले। अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, आप मुझे बताओ, होमोजेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर, होमोजेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर किसका किसका डायमेंशन सेम होगा? पहला मैं लिखता हूं, AT² का डायमेंशन तुम बताओ किसके बराबर होगा? जिनको जोड़ रहे हो सेम होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि A और B का सेम होगा? ये कहना सही होगा क्या? A और B को कहां जोड़ रहे हो? सीधे सीधे जो पूरा टर्म जुड़ रहा है ना उसका, तो किसके बराबर होगा बताओ? B इंटू x3। और बताओ, और किसके बराबर हो? C/T। और बताओ D। और बताओ, यही पूरे का भी वही होगा, पूरे का भी। और वही वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी का क्या होता है? LT-, है ना, वेलोसिटी होता है LT-, वेलोसिटी होता है LT-, वेलोसिटी होता है LT। अब ध्यान से देखो, मुझे एक एक का आंसर चाहिए, ये मैंने होमोजेनिटी लगा दी। पहले मैं AT² को LT-1 के बराबर कर दूंगा, तो नंबर 1 A इंटू T², ये मैं कर, 3 टाइम है LT-1, T² को डिवाइड करो, A आ जाएगा। ये बेटा LT-1 बटे T², T बेटा ऊपर गया, T-1 ऊपर गया तो -2 हो गया, पावर ऐड हो गई तो LT-3। ठीक है बेटा, पावर -1 प्रोडक्ट में पावर ऐड हो गई। ठीक है, क्या तुम इसी तरह B सेकेंड स्टेप क्या करोगे बेटा? B इंटू x³ का फिर से LT-1 के बराबर कर दो। x क्या है बेटा? x क्या है? लेंथ है। देखो x डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ। तो L³ होगा, क्या करोगे? LT-1, L³ से डिवाइड करो, LT-1 डिवाइड बाई L³, ये क्या आएगा बेटा? L की पावर 1 और ये L³ आएगा ऊपर, L की पावर -3, T की पावर -1। बताओ क्या आंसर आएगा? -3 और 1 पावर क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो -3 में 1 जोड़ेंगे, -2 T की पावर -1। क्या A और B दोनों समझ में आ रहे हैं? A और B दोनों समझ में आ रहे हैं? देखो समझो, कोई डाउट आ रहा है तो बताओ, है ना भाई। जिन चीजों, देखो इसमें हमने इसको जोड़ रखा है, इसको घटा रखा है, इसको जोड़ रखा है,
तो जिनको जोड़ घटा रहे हो सीधे सीधे उनकी यूनिट डायमेंशन सेम होगी। तो एक बार हमने AT² और इसको वेलोसिटी का हमें याद है LT - 1, वेलोसिटी तो LT - याद होना चाहिए। तो हमने एक बार इसको वेलोसिटी के बराबर कर लिया तो हमारा A का आ गया। bx³ को हमने LT - तो x क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ होती है, लेंथ। तो लेंथ लिख दिया, लेंथ क्यूब डिवाइड किया, ऊपर गया L⁻³ 1 - 3 को जोड़ेंगे तो घट जाएंगे -2 T⁻⁻1। क्या अब आप मुझे C का आंसर और D का आंसर बता सकते हैं? यार D तो सीधे सीधे यही है, देखो D तो सीधे सीधे यही है, तो D का आंसर तो मुझसे ही लिखवा लो। D तो सीधे सीधे LT - 1 है। मुझे C का बता। L सही बताओ। L आएगा। बताओ बेटा C का क्या आएगा? C का आइए देखते हैं C का क्या आएगा। कैसे करेंगे? तो देखो C/T को हम LT - 1 के बराबर करेंगे, C/T। तो नंबर 3 पे हम कर लेते हैं C/T का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर है, यानी कि LT - 1 के बराबर है। तो C का डायमेंशन निकालना है, T का है बेटा टाइम T, ये है LT - 1। T इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C का हो जाएगा, देखो T इधर जाएगा तो LT - 1 इंटू T⁻1, तो T⁻0 आ जाएगा, LT⁻0, तो ये आ जाएगा L, ये आ जाएगा L। तो ये हमारा C का जो डायमेंशन होगा वो हमारा L का डायमेंशन हो जाएगा। C हमारा लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेंथ को। C हमारा लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। लिखना है किसी को? चौधरी लिख रहे हो? लिख लो, लिख लो। तब तक मैं थोड़ी जगह बना के अगला सवाल दूं। फोर्स है, फोर्स क्या है बेटा? ये फोर्स AX, नाम चेंज करता हूं कुछ, αx प्लस बीटा x² प्लस गामा। तो तुम्हें अल्फा इंटू बीटा, चलो अभी ऐसे नहीं पूछते, अल्फा का डायमेंशन, बीटा का डायमेंशन और गामा का डायमेंशन बताना है। x यहां पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, x यहां पर डिस्टेंस को, और f यहां पर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
हाँ बेटा, करो करो करो, ट्राई करो। लिख तो नहीं रहा कोई, बताना है ना? बताओ बेटा। बताओ मेरे बच्चों, हो गया? बड़ी स्पीड में कर रहे हो हैं, रंगबाजी है तुम लोग की आजकल। सर जी स्लो हैं। 4 बताओ क्या लिखें? होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाओ, क्या लिखेंगे बताओ? अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी वो कहता है कि जो अल्फा इंटू एक्स का यूनिट होगा या डायमेंशन, वो बीटा इंटू एक्स स्क्वायर का होगा, वही गामा का होगा, वही फोर्स का होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? एक एक करके बराबर करते हैं। सबसे पहले अल्फा का लिखते हैं इंटू एक्स का, और इसको बराबर कर लेते हैं फोर्स के। ठीक है, अल्फा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा लेंथ, फोर्स का बताओ। फोर्स का याद हुआ? फोर्स है एम एल टी माइनस 2। क्या लिखेंगे बेटा? अल्फा इज इक्वल टू एम, क्या ये एल कट जाएगा? डिवाइड करके काटूंगी, यहीं काट दो, चलेगा ना? चलो एम टी माइनस 2, क्या यही आंसर आ रहा है? बीटा की बात बताओ, बीटा के हालचाल। बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, बीटा इंटू एक्स स्क्वायर ये फोर्स के बराबर है। तो बीटा है बेटा एक्स स्क्वायर है एल स्क्वायर, और फोर्स है एम एल टी माइनस 2। एल स्क्वायर से बेटा डिवाइड कर दोगे, क्या आएगा बेटा? एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई एल स्क्वायर। क्या आएगा भैया बीटा का? एम एल माइनस 2 टी माइनस 2। पावर यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 2, तो एल की पावर -1, -2 में 1 जोड़ो, -1 टी माइनस 2। देखो क्या यही यूनिट आ रहा है। और गामा तो तुम समझ ही रहे हो, गामा तो सीधे सीधे फोर्स के बराबर है। तो गामा किसके बराबर है? गामा हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। तो गामा तो सीधे सीधे एम एल टी माइनस 2 हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2। होमोजेनिटी प्रिंसिपल में सबसे अच्छा सवाल जो बना है आज तक, सेम क्वेश्चन नीट में आया है, सेम क्वेश्चन जेई मेन में आया है, सेम क्वेश्चन जेई एडवांस में आया है, वो है वॉन डेर वाल इक्वेशन। क्या है भैया? केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट में वॉन डेर वाल इक्वेशन आपने पढ़ी थी, आप मुझे बता दो बस। क्या हट गया? हट गया तो उससे पहले पढ़ी होगी। ओके, तो मैं बताता हूँ। कुल मिला के मैं समझ गया कि तुम लोग कायर हो, बताना नहीं चाहते, नालायक हो। क्या है वॉन डेर वाल इक्वेशन? बताओ कोई। रियल गैस के लिए इक्वेशन होती है, याद आ रहा है किसी को? मेरे देश के किसी होनहार बच्चे को, देश की बेटी बताओ। मैं बताता हूँ, शायद मुझे याद है, धुंधला धुंधला। लिख लिया भैया? चलो, किसी कोई डाउट है किसी पार्ट में? किसी को कोई भी डाउट हो बेटा? कोई आपत्ति तनाव जीवन में? समझ गए? ठीक, आगे बढ़े। चलो, लिखना है। जोर से बोलो। क्या कह रहा है सुशील? पता है इक्वेशन क्या होती, चक्कर न पड़ो, तुम्हें लिख के दी जाएगी इक्वेशन, डोंट वरी। मैं तुम्हें एक इक्वेशन देता हूं, बहुत ही शानदार है। वैसे थोड़ा सा अच्छा सवाल है, बिल्कुल भी आराम से करेंगे। रियल गैस के लिए होता है, रियल गैस के लिए, रियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको। क्या होता है? P प्लस NA डिवाइड बाई V स्क्वायर। कई बार
बेटा इक्वेशन में अगर n नहीं दिया जाएगा पर मोल तो आप n मत लिखना, n1 हो जाएगा। अगर n ना दिया जाए तो मोल यूज मत करना, अगर दिया जाए तो मोल यूज कर लेना, ठीक है ना। v माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। n स्क्वायर कहाँ होता है, v स्क्वायर होता है ना, ठीक है। ये बेटा एक इक्वेशन है, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर इक्वेशन है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल का ये बहुत ही बेस्ट उदाहरण है। इस पे सबसे अच्छे सवाल बनते हैं। सवाल क्या आएगा, मैं फिर कह दूं, यदि n बराबर 1 रख दोगे तो p प्लस ए बाई वी स्क्वायर v माइनस एन बी बराबर आर टी। n 1 हो जाएगा, यहाँ भी n1, यहाँ भी n। तो आपको मोल न लिखना फिर अगर ना दिया जाए। कहाँ ना बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, चेक करो। अच्छा हो सकता है मैं भूल रहा हूँ, फिजिक्स के सिलेबस में है नहीं तो मे बी अच्छा देख के चेक करके बताओ, चेक करके बताओ। मैंने जो इक्वेशन लिखी है, अब आपका टारगेट है n स्क्वायर है ना, हाँ n स्क्वायर है, ठीक। तो मुझे a का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ जरा, b का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ और r का बताओ। p बेटा क्या है, प्रेशर। p क्या है भैया, गलती करने में खुद को सजा, थोड़ी सी सजा दे सकते हो ना, तुमसे ऐसी हरकतों की उम्मीद नहीं है। आएगा तो वही घूम फिर के, लेकिन मैं चाह रहा हूं सोच कैसे रहो तुम लोग। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि अगर a प्लस बी लिखा हो तो जो यूनिट a का होगा वही यूनिट b का होगा, वही पूरे का भी होगा। तो समझना समझना, जो प्रेशर का होगा वही इसका होगा, इसका, और वही इस पूरे का भी होगा। यानी इस पूरे का बेटा समझना, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं कि इस पूरे का लेफ्ट हैंड साइड का जो होगा वही राइट हैंड साइड का होगा, यस या नो। क्योंकि दो चीजें अगर बराबर में लिखी हैं तो डायमेंशन सेम होंगे, तो राइट साइड का डायमेंशन और लेफ्ट साइड का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। बोलो हाँ या ना, राइट साइड और लेफ्ट साइड क्योंकि बराबर लिखे हैं। अब मुझे बताओ जरा, अब मुझे बताओ, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो इस चीज का डायमेंशन होगा n स्क्वायर a बटे वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v माइनस एन बी का डायमेंशन होगा, वही nRT का होगा। हमने कहा सही सर, बिल्कुल सही बोले, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसका इस पूरे का डायमेंशन वही तो होगा जो प्रेशर का होगा, जो इसका होगा वही तो पूरे का होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई a प्लस बी अगर लिखा है तो जो a प्लस बी का होगा वही तो a अकेले का भी वही होगा। यानी कि मुझे इसको गायब करो, जो इसका डायमेंशन होगा वही केवल किसका होगा, प्रेशर का। यही तो मैंने पढ़ा है, ये दोनों सेम हैं, इनको जोड़ोगे तो डायमेंशन तो वही रहेगी, ओके। और जो v का होगा वही nb का होगा, वही पूरे का होगा, तो पूरे का वही होगा जो वॉल्यूम का अकेले होगा, बराबर nRT। वही आ गया pv बराबर nRT, आना ही था वो तो, ठीक है। चलो सबको इधर ले आओ, प्रेशर का, वॉल्यूम का, n का, t का, इधर r। प्रेशर क्या है भैया, बोलो सांभा, प्रेशर क्या है, तो r बराबर प्रेशर अभी बताया ml माइनस 1 t माइनस 2। वॉल्यूम क्या है, लेंथ का क्यूब बेटा। n क्या है, मोल है। टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर, t टेम्परेचर है, टाइम मत समझना, केल्विन है। तो क्या आएगा सांबा, L माइनस 1 L3 L2 t माइनस 2 मोल माइनस 1 k माइनस 1। वही आंसर आ गया जो पहले आया था। मैं चाहता था कि आप ऐसे सोचें। अच्छा मैं अभी आपको दिखाता हूं, मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें मैं आपसे ये पूछूंगा कि बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है। आप देखना कि मैं ये इस तरीके से आपको सोचना क्यों सिखा रहा हूं, कैसा सवाल हमारे एग्जाम में आ सकता है। पहले आप इसको अच्छे से कॉपी करें, मन में कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।
इसे हम लोग वॉन डेर वाल इक्वेशन कहते हैं, जो कि सिलेबस में फिजिक्स में तो पहले नहीं थी, केमिस्ट्री से भी हट गई है, मुबारक हो। हाँ फिजिक्स की, हाँ नहीं फिजिक्स की क्यों हेल्प, फिजिक्स में भी नहीं है, फिजिक्स में तो जमाने से नहीं है। हाँ फिजिक्स में नहीं कोर्स। केटीजी में वही है, आरएमएस वी मोस्ट प्रोबेबल वो सब है, प्रेशर का फॉर्मूला। हाँ अगर पढ़ाया जाएगा तो रियल गैस की जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, बस केटीजी आइडियल गैस के लिए है ना, तो आइडियल गैस में कहाँ यूज, आइडियल गैस में तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। लिख लिया बेटा सभी ने? अब मैं एक क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दे रहा हूँ, आप बताइएगा ज़रा कौन कौन सी बातें करेक्ट हैं। तो इसमें हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरे का लिखा, तो दिस इंटू दिस है, तो इसका डायमेंशन इंटू इसका बराबर इसका, इस पूरे का वही होगा जो अकेले प्रेशर का होगा, इस पूरे का वही होगा जो अकेले वॉल्यूम का होगा। तो प्रेशर का वॉल्यूम का आगे की कहानी 2 बार बता चुका हूं, तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा जरा कि मैं क्या सही बोल पा रहा हूं। एक फिजिकल क्वांटिटी P है, P, और एक ब्रैकेट में लिखा है x प्लस 2y² मल्टीप्लाइड बाई y माइनस z बाई w। अब मैंने कहा ये x y z सब फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज करेक्ट या विच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा गलत है। ऑप्शन ए, मैं कई सारे ऑप्शन लिखूंगा, आपको गलत सही गलत से ट्रू फॉल्स लिखते जाना ताकि पूरी थ्योरी कवर हो जाए इसकी। मैं लिख रहा हूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ z, dimensional formula of Z should be equal to dimensional formula of W, dimensional formula of Y should be equal to dimensional formula of Z by W। 5 dimensional formula of P is equal to dimensional formula of X into Y, dimensional formula of P is equal to dimensional formula of y cube, dimensional formula of P is equal to dimensional formula of y square z by w, dimensional formula of P is equal to dimensional formula of x z by w, dimensional formula of P is equal to x y square, dimensional formula of P is equal to
ठीक है, इतना ही करो। अब आपको सही के सामने ट्रू लिखना है टी, और गलत के सामने फॉल्स लिखना है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहले आप अच्छे से सोचो, विचार करो, और एक एक करके ट्रू फॉल्स पता करने का प्रयास करो। बताओ बेटा, पहला ट्रू। लो देख लें तुम्हारा। चलो करो सब लोग। ये गलत है। आखिर सोचो। सांभा, देश की बेटी हो, बताओ क्या कर रहे हो। हाँ, वो तो ऊपर लिखा ही है ना। अरे ओ शाबाश, गुड। ये भी तो गलत है। सही कहाँ भाई? हाँ सही है, सही है। बराबर होगा। एक मैंने और लिखा था ना ये, हाँ फॉर, ठीक है। और क्या लिखा था, वाई बराबर, ये भी तो गलत है। ये सर वाई हो, इतने वाई डब्लू है ना, समझ रहे हो ना। बोलो सांबा। नित्या दीदी सही हुए? दिमाग लगा दो जितना लगा सकते हो। टिंग टिंग, ठीक ठीक हैं। अरे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट हिला हुआ है इसमें, इसका मतलब तुम्हें ध्यान सुनना। तुम पता क्या गलती कर रहे हो, तुम वो वाली बात नहीं सोच रहे हो कि हमने जो तुम्हें बताया कि a प्लस बी अगर लिखा है तो जो a का है वही b का है, वही पूरे a प्लस बी का भी a के बराबर होगा, a प्लस बी का b के भी बराबर होगा। तो जैसे अगर x प्लस वाई स्क्वायर लिखा, 2 से तो कोई लेना देना है नहीं, तो जो x का होगा वही इसका होगा, इस पूरे का वही होगा जो वाई स्क्वायर होगा, जो x होगा, है ना सांबा। यही समझना है। बोलो 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 बोलो, हो गया। आइए पहले सीधे सीधे देखते हैं, क्या हमने x में वाई स्क्वायर जोड़ा है? तो x में वाई स्क्वायर जोड़ा है तो ये ट्रू हो गया, ट्रू। ठीक। क्या हमने y में z जोड़ा घटाया है? नहीं नहीं नहीं, y में z घटाया नहीं रहे, z बाई डब्लू है, तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स। कितने लोगों के दोनों सही हैं? ऊंचा हाथ उठाओ, देश के होने वाले भावी डॉक्टर हो तुम लोग, है ना। चलो, z बराबर w, z और w डिवाइड में कोई रूल नहीं, डिवाइड हो सकता है डिफरेंट, डिवाइड में रूल, फॉल्स। ठीक, बहुत बढ़िया। y z बाई डब्लू के बराबर है, ये सही है। y में z बाई डब्लू घटा रहे हैं तो ये सही बात है, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्या सभी सही हैं अभी तक? किसी में डाउट हो तुरंत मुझसे पूछ लेना, शर्माना मत, संकोच मत करना। ठीक,
चलो यहां से थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, ये वाले थोड़े इंटरेस्ट। अब सुनो ध्यान से, जो इसका होगा, जो इस पूरे का होगा वो अकेले x का भी तो होगा। जैसे मुझे लिखा x इंटू वाई, तो इस पूरे का जो होगा क्या वही x का होगा? क्योंकि जो इसका होगा वही इसका होगा, वही पूरे का होगा। अरे यही तो बता रहा हूं, पता है यही वाली विचार नहीं आ पाता। मैंने हमेशा देखा है कि a प्लस बी में बच्चे ये तो सोच लेते हैं कि a का और b का सेम है, वो ये भूल जाते हैं कि a प्लस बी भी वही होगा जो a होगा। तो यदि इन दोनों को जोड़ा जा रहा है तो इस पूरे का भी वही होगा जो x का होगा, और इसका जो होगा वही इसका होगा, वही पूरे का भी वही होगा। तो जो पूरे का होगा वही तो y का होगा, वही तो y का होगा। तो x इंटू वाई एकदम ट्रू है, एकदम खन्नाटेदार ट्रू है। दूसरा मेथड भी बताऊंगा मैं, वो और सरल लगेगा तुमको, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसे सोच पाए। मैं इसको सरलीकरण करूंगा इसका। आप मुझे बताओ वाई क्यूब, बड़े आराम से सोचो, जो इस पूरे का है, जो इस पूरे का है क्या वही वाई स्क्वायर है? नहीं समझ पा रहे हो क्या? अरे समझ जाओ बेटा, मैं क्या किडनी बाहर निकाल दूं तब समझोगे? समझो मेरे लाल, जो x का है वही वाई स्क्वायर का है, वही पूरे का है। तो पूरे का जो है क्या वो वाई स्क्वायर है कि नहीं है? और जो y का है वही इसका है, वही पूरे का है। तो इस पूरे का इंटू इसका बराबर इसका, तो इसका क्या हो गया यूनिट वाई स्क्वायर, इसका क्या हो गया y। तो क्या वाई क्यूब भी आ सकता है? ट्रू है एकदम। इत्या दीदी तुम्हारे सब गलत है, ध्यान से देखो। क्या सर दूसरा तरीका नहीं, हम इसे सोच नहीं पा रहे? अभी तरीका बताएंगे, पहले जैसे सोचवा रहा हूं वैसे सोचो। अब मुझे बताओ कि क्या ये देखो, यहां से ले लो, इसका जो होगा वो वही वाई स्क्वायर का होगा, और यहां से जो इसका होगा वही जेड बाई डब्ल्यू का भी वही होगा। तो वाई स्क्वायर इंटू जेड बाई डब्ल्यू, यानी ये भी ट्रू है। टन टन मेरे बच्चों, पकड़ो 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 पकड़ो, क्या पकड़ पा रहे हो? ठीक, फिर से देखो, जो इस पूरे का होगा क्या वो वाई स्क्वायर का होगा, और जो इस पूरे का होगा क्या वो जेड बाई डब्ल्यू का भी होगा, क्योंकि जो जेड बाई डब्ल्यू का है वही इसका है, वही पूरे का है। यही इसी बात में जोड़ दे रहा हूं, 10 kg प्लस 20 kg, जो आंसर आता है पूरा वही तो kg आता है। तो जो 10 kg वाले में यूनिट था केवल एक में, वही पूरे का होगा। तो मुझे तो इस पूरे का इंटू इसका बराबर p लिखना है ना, p। तो p में तो इसका गुणा इसका होगा ना, मल्टीप्लाई होगा ना। तो भैया ये वाला भी करेक्ट है। x जेड बाई डब्ल्यू, जेड बाई डब्ल्यू यहां से आ रहा है और x यहां से आ रहा है। इसका जो होगा वही x का होगा, और इसका जो होगा वही जेड बाई डब्ल्यू का होगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये भी ट्रू है, एकदम झकास। और ये x इंटू वाई स्क्वायर, यहां से x ले लिया तो यहां से y मिलेगा। x और y करेक्ट है, x इंटू वाई स्क्वायर करेक्ट नहीं है, फॉल्स। अब जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर मेरे बस का नहीं है ये, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि इन आंसर को देने के लिए तुम कर दो गुणा, मल्टीप्लाई कर दो, भाड़ में जाए, सब प्लस माइनस में आ जाएंगे, सारे आंसर मैच कर जाएंगे। सर पहले क्यों नहीं बताया इतनी सर? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसे सोचना सीखें। अगर मैं इसे गुणा करूं तो देखो x का गुणा करोगे एक्स वाई, x का यहां गुणा करोगे एक्स जेड बाई डब्ल्यू, x का गुणा करा एक्स वाई, x का गुणा करा एक्स जेड बाई डब्ल्यू, y का स्क्वायर का गुणा करा 2y क्यूब और माइनस 2y स्क्वायर जेड बाई डब्ल्यू। और बेटा सांबा, तो देखो जो इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका वही इसका, वही p का होगा। तो p का किसके बराबर एक्स वाई, p का किसके बराबर एक्स जेड बाई डब्ल्यू, एक्स जेड बाई डब्ल्यू, p का किसके बराबर y क्यूब और p का किसके बराबर y स्क्वायर जेड बाई डब्ल्यू, y स्क्वायर जेड बाई डब्ल्यू, तो इसके बराबर हो गया x जेड बाई डब्ल्यू हो गया। एक्स वाई स्क्वायर कहीं आ ही नहीं रहा है, तो p का एक्स वाई स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा। ये ज्यादा सरल है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। लेकिन अगर पहले मल्टीप्लाई कर दिए तो इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे दे पाओगे? इन क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तो इनको देखना पड़ेगा ना, दिस प्लस दिस था, दिस प्लस दिस था, दिस माइनस दिस था। तो पहले डब्बों के अंदर झांक झांक देख लो, बाद में मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। दोनों मेथड अच्छे हैं, मल्टीप्लाई करने से फटाफट आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में
चाह लिया उसने कि तुम्हें ऐसे ही सोचने के में मजबूर करना है तो मजबूर कर देगा तुम्हें। इसलिए विचारधारा को बिल्कुल खुला रखना है आपको, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, सबका होमवर्क ये है कि पिछली 3 क्लास में जो पढ़ाया, मैं आखिर में फिर नंबर लिख रहा हूँ बेटा। जिनका डायमेंशन का लेक्चर 1 लेक्चर 2 छूट गया है 7234865751 पे अपना नाम लिख के मुझे लिख देना मैसेज कि सर मुझे डायमेंशन का लेक्चर 1 लेक्चर 2 दे दो, मेरा छूट गया है, ठीक है। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा रिकॉर्डिंग की, 3 तो अभी नहीं मिल पाएगा, 3 कल मिल पाएगा। तो आप उसको देख जरूर लेना कल आने से पहले, क्योंकि कल हम इसके और शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत अच्छे वाले सवाल होते हैं। 2 दिन अभी और चलेगा, इसके बाद खत्म।